हेलो, मैं वीरेंद्र चौधरी। अब तक जिन बच्चों को जो हमने 2-3 टॉपिक पढ़ाए हैं, जितने भी बैच हैं, उनके लिए हम आपको एक टेस्ट करा रहे हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उन क्वेश्चनों का जवाब देना है, तो ध्यान से आप देखिएगा। ओके, तो आप के सामने सबसे पहला सवाल हम इस प्रकार से देखते हैं, तो आप उसे ध्यान से देखिएगा। पहले आप सवाल को ढंग से पढ़ें, ये याद रखना। इसमें ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखें कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि क्या हुआ था इस दिन, क्यों लिया गया, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था। तो आप इसका जवाब बता सकते हैं। पहले विकल्प आप सारे पढ़ें, तो इसका जवाब हम आपको दें कि 26 जनवरी को ही संविधान को क्यों लागू किया जाए, इसका क्या कारण था, ये आपको याद रखना है। तो कांग्रेस ने इस तिथि को 30 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, ये विकल्प है। दूसरा है, इस तिथि को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, या इस तिथि को पहली बार गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया, या यह एक शुभ दिवस है। ऐसा इसको आपको याद रखना है। अब इसका प्रश्न क्या है तो हम आपको बताते हैं, तो आप सारे लोग ध्यान से देखें। सारे लोग आप अच्छी तरह से इसका जवाब देखें ध्यान से। तो देखें, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, इसका आंसर आपके सामने आएगा। कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ है। कौन सा अधिवेशन हुआ है? लाहौर अधिवेशन। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना है। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ है लाहौर, और आपको यह याद रखना है कि लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे पर, कौन सी नदी के किनारे पर? रावी नदी। और यह अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित JL नेहरू, मतलब आप यूं कह सकते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को, आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत पहली बार, आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। कौन सा दिवस मनाएगा? स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, या आप इसको यूं भी लिख सकते हो स्वाधीनता दिवस, ऐसा भी आप लिख सकते हो, स्वाधीनता दिवस, ये याद रखना है। तो आपसे कोई पूछे कि भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, तो भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 जनवरी 1930 को। फिर हम ऐसे लगातार मनाते रहे, और फिर एक साल आया 1947 को, और 1947 को भारत 15 अगस्त को आजाद हो गया, तो फिर हमने एक दिवस मनाना शुरू कर दिया यहां पे स्वतंत्रता दिवस। अब कौन सी तारीख रहेगी? 26 जनवरी। फिर अगर देखें हम, तो हमारा संविधान जो बन के तैयार हुआ है वो हुआ था 26 नवंबर 1949, लेकिन हमने अपने संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 को। क्यों लागू किया 26 जनवरी 1950 को? जब इस समय हमारा संविधान बनकर ही तैयार हो गया था, बनकर तैयार हो गया, तो फिर इसको इस दिन क्यों लागू किया गया, यही हमारा क्वेश्चन है। जैसे देखो, इस दिन क्यों लागू किया गया, यही हमारा क्वेश्चन है। संविधान के निर्माण 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, तो याद रखना है इस तिथि को कांग्रेस ने पहली बार याद रखना है, कब? 26 जनवरी 1930 को भारत ने और कांग्रेस ने पहली बार, याद रखना है, कौन सा दिवस मनाया? स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष की 26 जनवरी को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन उसके बाद में हमने इस जनवरी को कौन सा दिवस मनाना शुरू किया? गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया। तो पहला विकल्प इसका सही आंसर है ये। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, तो आप उसे ध्यान से सुने। और अब देखिए आप अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, तो इसे देखें। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये जरूर याद रखना है। जब हम टॉपिक पढ़ते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो हम आपको करीब 20-25 के आसपास भारतीय संविधान की विशेषताएं बताते हैं। उनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है या नहीं है? तो समझें, भारत में सिंगल सिटीजनशिप पाई जाती है, यह बिल्कुल सही है। और भारत ने नागरिकता का जो प्रावधान है ना, वो एक देश से ग्रहण किया है जिसको कहते हैं क्या? ब्रिटेन। सही है आंसर।
भारत में संसदीय व्यवस्था भी पाई जाती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी, और पार्लियामेंट्री सिस्टम भी हमने एक देश से ग्रहण किया है और उस देश का क्या नाम है? ब्रिटेन ही नाम है। फिर हमारे यहां संघात्मक शासन व्यवस्था भी पाई जाती है, और संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है एक देश में जिसको हमने कहां से ग्रहण की है? कनाडा से। लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। इसका सही आंसर ये है। इसका मतलब निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? याद रखना है, कौन सी? दोहरी नागरिकता। तो एक बार हम इसमें से एक दो बातें और देखते हैं, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो देखें आप, कौन सी भारतीय, तो इसका आंसर आपके सामने आ ही चुका है। तो यार दोहरी नागरिकता एक देश है जिसमें हम एक नाम से जानते हैं अमेरिका। तो अमेरिका देश में कौन सी नागरिकता पाई जाती है? दोहरी नागरिकता। दूसरी बात और सुने, अगर हम आपसे यूं कहें ना कि संघात्मक शासन अपनाने वाला प्रथम देश, संघात्मक शासन भी अपनाने वाला प्रथम देश, तो वो देश है जिसको हम एक नाम से जानते हैं अमेरिका। लेकिन याद रखना है, भारत ने संघात्मक शासन कहां से लिया है? तो भारत ने जो संघात्मक शासन व्यवस्था ली है ना, वो हमने किस देश से ली है? कनाडा से। तो याद रखना है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कहां से ली है? कनाडा से। फिर एकल नागरिकता हमने आपको 2 मिनट पहले ही बताया है कहां से ली है? ब्रिटेन से। और फिर संसदीय व्यवस्था भी हमने एक देश से ली है और उस देश का क्या नाम है? ब्रिटेन। तो इस प्रकार से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये अमेरिका के संविधान की विशेषता है। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता के समय, यानी जिस समय भारत आजाद हो रहा था, उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये आपको जवाब देना है। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी, या लिबरल पार्टी की सरकार थी? तो देखें ध्यान से, लेबर पार्टी को हम एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं मजदूर दल। क्या कहते हैं? मजदूर दल। कंजर्वेटिव पार्टी को हम एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं अनुदार दल। कौन सा दल? अनुदार दल। और याद रखना है, यही दोनों पार्टियां है ना एक देश में पाई जाती हैं, और उस देश का नाम क्या है? ब्रिटेन, या इसको आप एक नाम से जान सकते हो क्या? इंग्लैंड। तो इसका मतलब आंसर तो इसी में से आएगा। कांग्रेस जो है, कांग्रेस भारत की एक पार्टी है, और ये भी इसका आंसर नहीं आ सकता, ये भी। अब आपको इसका आंसर या तो इसमें से देना है या इसमें से देना है। तो याद रखना है आपको, एक युद्ध हुआ जिसको हम एक नाम से जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939 से और 1945 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में साल 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए। ब्रिटेन में क्या हुए? चुनाव। और ब्रिटेन में जो चुनाव हुए ना, तो उस समय एक पार्टी का राज आया उस समय, और उसी पार्टी को हम एक नाम से जानते हैं लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी। या इसी पार्टी को आप एक नाम से जानते हो जिसको कहते हो मजदूर दल। क्या कहते हो? मजदूर दल। और इस मजदूर दल के ही जो प्रधानमंत्री थे, और उसी प्रधानमंत्री का एक नाम था जिसका नाम था क्लीमेंट एटली। तो आपसे यूं भी सवाल पूछा जा सकता है, अगर प्रश्न यूं आ सकता है ये वाला कि भारत की आजादी के समय किस पार्टी का राज था, तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे भारत की आजादी के समय? तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली का शासनकाल 1945 से 1950 था, और इसी के बीच में एक साल आता है 1947, और इसी समय भारत क्या हुआ था? आजाद। ऐसा भी याद रखना है। तो याद रखना है कौन सा आंसर आएगा इसमें? लेबर पार्टी। अच्छा, इससे पहले अगर मैं बात करूं 1945 से पहले, तो 1940 से और 1945 तक ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का राज था, और कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री, और उस प्रधानमंत्री का एक नाम था जिसको एक नाम से जानते हैं विंस्टन चर्चिल। चर्चिल, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो उस व्यक्ति का नाम था विंस्टन चर्चिल, ये भी याद रखना है। तो आपसे कोई पूछे कि क्लीमेंट एटली से पहले या मजदूर दल से पहले किसकी सरकार थी, तो याद रखना है आपको मजदूर दल की। लेकिन हमें यहां प्रश्न देना है, और इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो याद रखना है इसका सही आंसर है लेबर पार्टी, या इसी को हम एक नाम से जानते हैं मजदूर दल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी हमारे देश के नेशनल हीरो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं, उनका निर्वाचन कहां से हुआ? हमारे संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389। उनमें से यदि कोई मुझे कहे ना कि आप किस संविधान सभा किस मेंबर को आप 10 में से 10 नंबर देते हो, तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 10 में से 10 नंबर दूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जूते की धूल के बराबर भी नहीं थे। कहीं उसके बराबर में एक व्यक्ति था तो उसका नाम था BN राव। तो संविधान सभा के सबसे इंटेलिजेंट, कानून के बहुत अच्छे जानकार वो थे बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये याद रखना है। तो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमारा प्रश्न है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, इसको आप ध्यान से सुने। तो पहले इस बात को समझने के लिए आप यो देखें एक बात, हमारी जो संविधान सभा थी ना, उसके चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में। कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में। और आपको याद रखना है कि जुलाई अगस्त 1946 में जब चुनाव हुए थे तो उस समय तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था। तो हम आपके सामने इंडिया का एक कच्चा चित्र बना रहे हैं और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला जो है इसको कहते थे हमारे इंडिया का हिस्सा था, और इस वाले पूरे प्रांत को हम एक नाम से जानते थे जिसको कहते थे बंगाल प्रांत। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चुनाव पहली बार लड़ा इस क्षेत्र से, और ये जो क्षेत्र है ना, इसी को हम एक नाम से जानते हैं, क्या? पूर्वी बंगाल। इसका मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली बार पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़ा, और पूर्वी बंगाल इसमें विकल्प है नहीं, ये याद रखना आप अच्छी तरह से। फिर क्या हुआ कि जब भारत है और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947 को, तो ये पूर्वी बंगाल है ना, ये पूर्वी बंगाल बन गया पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी यानी कहने का मतलब यह है कि जहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने चुनाव लड़ा था वो अब क्षेत्र कहां चला गया है? पाकिस्तान। इसका मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास में दो ही विकल्प है, या तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद इंडिया पाकिस्तान चले जाए, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहां से क्या दें? त्यागपत्र। और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूर्वी बंगाल से त्यागपत्र दिया। कहां से दिया? पूर्वी बंगाल से इस आदमी ने त्यागपत्र देकर, यहां एक बहुत बड़ा प्रांत उस जमाने में हुआ करता था, और उस प्रांत को हम एक नाम से जानते हैं बॉम्बे प्रांत। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दूसरी बार चुनाव लड़ा कौन से प्रांत से? बॉम्बे प्रांत से। तो अब इसका सही आंसर देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था पश्चिमी बंगाल से। तो ये वाला हिस्सा है ना, इसको हम एक नाम से जानते हैं पश्चिमी बंगाल। अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि पश्चिम बंगाल से उनका चुनाव होता, आज का जो पश्चिम बंगाल, तो उनको त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनको तो त्यागपत्र इसलिए देना पड़ा क्योंकि पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़ा और वो पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया था, इसलिए याद रखना है। और अब इसका सही आंसर है बॉम्बे प्रेसिडेंटी, या जिसको आजकल बॉम्बे बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं, उसको पहले एक नाम से जानते थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी। क्या कहते थे? प्रेसिडेंसी के नाम से जाना था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली बार चुनाव कहां से लड़ा? बॉम्बे प्रेसिडेंट से। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो महान शक्ति है जिसने संविधान सभा के 2 स्थानों से चुनाव लड़े। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एक स्थान तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक स्थान तो हम आपको बता चुके हैं पूर्वी बंगाल से, यह भी याद रखना है। और दूसरा स्थान हमने आपको अभी बताया था बॉम्बे प्रांत से, बॉम्बे प्रांत से चुनाव। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने स्थानों से चुनाव लड़ा? 2 स्थानों। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? यह समझें। तो पहले इस बात को समझने के लिए आप इधर देखें, यहां देखें। हमारी जो संविधान सभा थी ना, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हमारी संविधान सभा, और इस संविधान सभा में कुल मेंबर थे 389। कितने मेंबर थे? 389। इन 389 लोगों में से, इन 389 लोगों में से 15 महिलाओं ने भी भाग लिया। संविधान सभा में कुल महिलाओं ने भाग कितने लिया? 15 महिलाओं में। अब इन 15 महिलाओं में से भी एकमात्र मुस्लिम महिला, यह भी याद रखना है आपको, और एकमात्र मुस्लिम महिला है जिसका नाम है बेगम एजाज रसूल खान। बेगम एजाज रसूल खान, यह भी आपको अच्छी तरह याद रखना है। इसका मतलब इस सही प्रश्न का जो है इसका आंसर है विकल्प ए, बेगम एजाज रसूल खान। आप ऐसा अभी इसका नाम याद रख। तो संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम ने 15 महिलाओं में से सर्वाधिक 5 महिलाएं, यह भी याद रखना है।
15 महिलाओं में से सर्वाधिक 5 महिलाएं एक प्रांत से आई थी और उस आज के उत्तर प्रदेश को, उस जमाने में इस प्रांत को एक नाम से जानते थे जिसको कहते थे संयुक्त प्रांत। कौन सा प्रांत? संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। तो उस जमाने में तो याद रखना है कुल 389 सदस्य, इन 389 महिलाएं कितने भाग ली? 15। 15 में एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल खान। और सर्वाधिक 5 महिलाएं कौन से प्रांत से आई थी? संयुक्त प्रांत से। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक का आयोजन कब किया गया? ये आपके सामने है कि संविधान सभा की अंतिम लास्ट बैठक का आयोजन कब किया गया। तो इसके लिए आपको 4 बातें समझनी पड़ेगी। पहली बात तो यह समझनी पड़ेगी कि संविधान सभा के चुनाव और संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे ना, वो चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में। पहली बात। फिर दूसरे नंबर की बात आपको यह याद रखना है कि संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा का गठन हुआ था ना, वो हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। फिर अगले तीसरे नंबर की बात ये याद रखनी है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, और संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी ना, वो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। अब आपने इसका आंसर देखते हैं। तो कहते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, तो पहली बैठक कब हुई? यहां से देखो 9 दिसंबर 1946 को। तो याद रखना है, प्रश्न यूं आ जाए कि अंतिम बैठक का आयोजन कब किया गया, यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। यह आपका आंसर है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है कब? 24 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, यह भी आप याद रखना है। इस दिन भारत आजाद हुआ था, यह भी याद रखना है। और इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इस प्रकार से आप सारे के सारे आंसर आसानी से निकाल सकते हो। आगे चलते हैं थोड़ा सा और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, आप इसको यहां से नोट कर दिए, भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल। तो इनमें सिंपल सा सवाल यूं आ सकता है कि भारतीय, इसका मतलब क्या लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय हो सकता है क्या? नहीं। क्या लॉर्ड लिनलिथ भारतीय हो सकता है क्या? नहीं। क्या लॉर्ड वेवेल भारतीय हो सकता है क्या? नहीं। और इसका सही आंसर है सी राजगोपालाचार्य। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? सी राजगोपालाचारी। अब देखें ध्यान से, भारत आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947। तो याद रखना है, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता के पश्चात, ये याद रखना है। और इन तीनों के समय भारत का एक गवर्नर जनरल था और उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। मैंने ये बात क्यों लिखी है कि भारत की आजादी से पूर्व, आजादी के समय और आजादी के पश्चात गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना, इनका शासनकाल आप देखें तो इनका शासनकाल आता है जून 1947 से और इनका शासनकाल आता है जून 1948 तक। तो देखें ध्यान से, और इसी के बीच में एक साल आता है कौन सा? 15 अगस्त 1947। तो याद रखना है, ये तो आजादी से पूर्व हो गया, ये आजादी के समय हो गया और ये आजादी के क्या हो गया? पश्चात हो गया। तो इसका सही आंसर है ये। फिर उसके बाद देख लें, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपके सामने कुछ विकल्प हैं, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी 3 तो है सही और 1 कोई गलत है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था, ये मैंने आपको 2 मिनट पहले बताई थी कि संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली है? कनाडा से। ये बात सही है। राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति मतलब आप यूं भी कह सकते हो उपराष्ट्रपति का पद, और उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। ये भी सही है। वित्तीय आपात उपबंध, ये अमेरिका से, ये भी सही है। आपातकाल उपबंध, और आपातकाल उपबंध में अमेरिका आंसर नहीं आएगा और इसमें एक नाम आएगा जिसको हम क्या कहते हैं? जर्मनी। ये याद रखना आप अच्छी तरह से। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपात उपबंध नहीं है, इमरजेंशियल प्रोविजन इसमें नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? याद रखना है, इसका मतलब 3 विकल्प नहीं है और 1 है।
तो जब भी हम संविधान की 8वीं अनुसूची पढ़ाते हैं तो इसमें एक नोट डलाते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो इसमें नोट डलाते हैं, और नोट ये पहले डाल देते हैं कि एक तो इसमें राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। कौन सी भाषा शामिल नहीं है? राजस्थानी। और एक इसमें हम आपके सामने बताते हैं कि एक इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है? अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। तो अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां पे बोडो भाषा है, डोगरी भाषा है, मगर अंग्रेजी नहीं है। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दूसरा, सिंधी भाषा है, डोगरी भाषा है, राजस्थानी भाषा नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद संथाली भाषा है, मैथिली भाषा है, मगर अंग्रेजी नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। संस्कृत भाषा है, उर्दू भाषा है और मलयालम भाषा है, यही इसका सही क्या है? आंसर। क्योंकि राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा दो ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं है। तो आज हमारे क्वेश्चनों को हम यही विराम देते हैं, इसके बाद की बात करेंगे हम फिर कभी क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।